एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लीगल स्कैनिंग पे। तो अभी तक के बैंकिंग लॉ में हमने अपने पिछले वीडियो में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, अगर आपको फुल वीडियो इन डिटेल देखनी है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर से जरूर रेफर करें। और इस वजह से मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है अपने बैंकिंग लॉ में, सो दैट कि आपको वहां पे सारी जो वीडियोस हैं प्रॉपरली मिल जाए। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार कितनी बैंक जो थी वो नेशनलाइज हुई थी, करेक्ट, और कौन कौन सी जो बैंक्स थी आखिरकार कैसे नेशनलाइज हुई थी। तो इन सारे चीजों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो आज के इस वीडियो में हम बढ़ाएंगे अपने बैंकिंग लॉ के टॉपिक्स को आगे, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नरसिम्हन कमेटी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो था हमें 1991 से लेके 1998 तक के ये जो पीरियड है इसमें हमें देखने को मिला, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म था बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ही बारे में करने वाले हैं बात। तो हम बात करने वाले हैं नरसिम्हन कमिटी रिकमेंडेशन ऑन द बैंकिंग सेक्टर्स। सो बेसिकली यहाँ पे नरसिम्हन कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद उन कमिटीज में क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि आखिरकार बैंकिंग जो सेक्टर है उसको कैसे हम लोग एक तरीके से एज दे पाए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड बिगिन विद व्हाट एग्जैक्टली की सिनेरियो उस समय क्या था, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, तो वहां पे क्या हुआ था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर थी उन लोगों को ज्यादातर वहां पे क्या था कि जो एडवांसेस थे ये या जो लोन वगैरह फार्मर्स को लेने थे फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ये सब उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता था, करेक्ट। तो वहां पे हमें उस समय करप्शन देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर में। जो बड़े बड़े लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनको क्या किया जाता था, लोन्स इजीली प्रोवाइड कर दिया जाता था, है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर को ध्यान नहीं दिया जाता था, इस वजह से नेशनलाइज किया गया था बैंक्स को, है ना। तो जब नेशनलाइज किया गया तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि वहां पे आराम से अब जो प्रायोरिटी सेक्टर थे वो क्या करते थे, वो ट्रांजैक्शंस अपने बैंक से कर लेते थे, है ना। क्योंकि रूरल एरियाज में भी बैंक्स वगैरह हमने इफेक्ट उसका पड़ा था कि रूरल एरियाज में भी बैंक वगैरह एस्टैब्लिश किए, उनके ब्रांच एस्टैब्लिश किए कि सो दैट कि वो जो लोग हैं वो भी ट्रांजैक्शन इजीली और समझ के कर पाए, ठीक। बट हमें अपने 1900 जो 80s का जो पीरियड था, ये जो दौर था, वहां पे पूरी इंडिया में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, है ना। तो देखिए, अगर हम किसी भी कंट्री को देखते हैं, किसी भी एक वेल एस्टैब्लिश या डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं, तो हम एक तरीके से उसकी जब इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं या इकोनॉमिक जो चीजें मतलब देखते हैं ओवरऑल उस कंट्री का, तो हम वहाँ पे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो बैंक्स होते हैं उसको एज अ फाउंडेशन स्टोन मानते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर हम एक तरीके से उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखें, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक को देखें, तो बैंक जो होती है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, है ना। तो इस वजह से वहां 1980s में बैंक्स की इतनी ज्यादा खराब पोजीशन थी, इतनी ज्यादा मतलब वहां पे दिक्कतें थी बैंकिंग सेक्टर में फंक्शनिंग में उनके, कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को उस समय में मिला था, ठीक है। तो इस वजह से हमें एक तरीके से देखने को मिला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो था वो बहुत ही ज्यादा उस समय देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या था कि मान लीजिए हमने किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज प्रोडक्ट वगैरह परचेज किया, ठीक है। अब वो जो उसके डेट थे हम लोग उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली ये करेंसी क्राइसिस माना जाता है। क्या माना जाता है उसको, जो हमारे करेंसी जो क्राइसिस होते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ आपका पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। तो वो बहुत देखने को मिल रहा था। तो इन सारी चीजों की वजह से जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ था। तो इस वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी हमारी, इकोनॉमिक जो हमें उस समय जो स्टेबिलिटी जो उसके पहले थी वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई और क्राइसिस हमें देखने को मिला, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब मिडिल ऑफ द 1981 में जब हम आते हैं, ठीक है, मिडिल ऑफ द, ठीक,
तो क्या हुआ था, एक तरीके से हमारे ह्यूज डिफॉल्ट हमें फॉरेन रिजर्व्स वगैरह में देखने को मिलते थे, ठीक है। वहां पे हम अपने डेट वगैरह नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। ओवरसीज जो कंट्रीज थी, अलग अलग कंट्रीज से जो कि हमने हेल्प लिए थे, उनसे जो हमारा ट्रांजैक्शन था वो भी बहुत ज्यादा पुअर था। हमारी बैंकिंग जो सेक्टर थी वो भी बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब थी, फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से जो 1991 का जो उसके पहले का जो दौर था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो किस तरीके से चेंजेस हुआ, और 2011 में हमने अपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो ये क्राइटेरिया था, वो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन में आए। किस तरीके से हम इकोनॉमिक क्राइसिस से थर्ड लार्जेस्ट बोल सकते हैं कि कंट्री बने, जिसमें कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था वो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये जो जर्नी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो जर्नी हमने तय की वो कैसे तय की, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार हमने ये जर्नी कैसे तय की, ठीक है। तो इट वाज कंसिडर्ड दैट बैंक्स वेर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इन इंडियाज इकोनॉमिक वॉज लिबरलाइज इन 1991। जो लिबरलाइजेशन का दौर था, हमें वहां पे देखने को मिला कि जो बैंक्स वगैरह थे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है। बैंक्स वर अंडरस्टूड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक थ्रू आउट द इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। वो तो हमें पता ही है कि बैंक जो भी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक होती है जो भी कंट्री की, अगर वो स्टेबल है पर्टिकुलर कंट्री, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही स्ट्रांग कंट्री वो एक तरीके से होती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्री को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, डेवलप्ड बनाते हैं। तो उसमें से जो बैंक्स होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन या फिर फाउंडेशन जो रोल होता है वो प्ले करते हैं। तो इस वजह से हमारी जो उस समय की पोजीशन थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे थे, एंड रिजल्ट्स ऐसे ही थे। द बैंकिंग इंडस्ट्रीज नीडेड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट, ठीक है। तो जब देखा गया तो तब उस समय सोचा गया कि भाई ये बहुत हो गया, अब हमें अपनी जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग सेक्टर है, उसे हमें मोर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव बनाना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, और इसको एफिशिएंट भी बनाना है, ठीक है। तो हमको ये सारी चीजें करनी है, ठीक। तो इस वजह से जो हमारे तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई, ठीक है, जो कि हमारे उस समय के जो गवर्नर थे, ठीक है, आरबीआई के, हमारे जो नरसिम्हा, जो हमारे मैदवोलू, इन्हें नरसिम्हा कहा जाता है, तो वो जो आरबीआई के गवर्नर थे, तो उनके नाम पे एक कमिटी बनाई, दैट इज व्हाट वी कॉल द नरसिम्हन कमिटी, ठीक है। जो कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कमिटी जो था वो बनाने के लिए रिकमेंड किया हमारे जो नरसिम्हन थे उनको, ठीक है, टू स्टडी द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड मेक रिफॉर्म रिकमेंडेशंस। तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई देखिए बहुत ही ज्यादा पोजीशन खराब है हमारी, ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, बैंकिंग सेक्टर्स को मोर ऑफ अ एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बनाना है। सो आप मेरी इसमें हेल्प करिए, और आप क्या करिए, आप जो बैंकिंग सेक्टर है उसको स्टडी करिए, ठीक है, समझिए उसको, और उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस जो है हमें करने चाहिए वो आप हमें करके थोड़ा सा बताइए, सजेशन दीजिए, ठीक है। तो इस वजह से एक कमिटी सेटअप की गई, ठीक है। कमिटी वो सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मेदुवोलू नरसिम्हन, ठीक है। तो इनके अंदर में, इनके चेयरमैनशिप में ये कमिटी सेटअप की गई, ठीक है। ही वॉज द 13th गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय ये 13th गवर्नर थे। फर्स्ट कमिटी जो हमारी थी, नरसिम्हन कमिटी जिसे हम कहते हैं, वो सेटअप हुई थी 1991 में, एंड रिफर्ड टू एज द नरसिम्हन कमिटी 1, ठीक है। और जो दूसरी कमिटी थी वो 1998 में सेटअप हुई थी, जिसको हम नरसिम्हन कमिटी 2 बोलेंगे। तो ये दो कमिटीज थी, नरसिम्हन कमिटी 1 एंड नरसिम्हन कमिटी 2, ठीक है, जिन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था, और उसके वजह से एक बहुत ही बड़ा चेंजेस जो हमें अपने बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, ठीक है। तो ऑन 14th अगस्त 1991 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए 9 मेंबर्स, ठीक है। इस कमिटी में उन्होंने 9 मेंबर्स का एक टीम बनाया, कॉल्ड द नरसिम्हन कमिटी 1, हेडेड बाय द नरसिम्हन
दैट इज मेदवोलु नरसिम्हन। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने एक कमिटी बनाई जिसमें कि 9 मेंबर्स का वो पूरा टीम था। ठीक है, और इन्होंने 14 अगस्त को 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इनको अपॉइंट किया। ठीक है, इस कमिटी में रहने के लिए, और कमिटी 1 जो थी उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक, तो ये हमारी कमिटी के बारे में हो गया कि कौन सी कमिटी थी। नरसिम्हन कमिटी 1 थी। इनको किनके चेयरमैनशिप में देखा गया हमें, तो नरसिम्हन जो थे, मेदवोलु नरसिम्हन थे, उनके चेयरमैनशिप में देखा गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नरसिम्हन कमिटी 1 के क्या क्या रिकमेंडेशंस जो थे वो हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो सारे रिकमेंडेशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि नरसिम्हन कमिटी 1 के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था रिडक्शन इन SLR एंड CRR। अब ये SLR CRR क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जो SLR होता है बेसिकली हम देखते हैं कि एक तरीके का परसेंटेज ऑफ जो मनी होता है, डिपॉजिट्स जो होते हैं। ठीक है, ये डिपॉजिट एक परसेंटेज होता है। ठीक है, मनी का, अमाउंट का, जो कि जो बैंक्स होती है ना वो अपने पास ही रखती हैं। ठीक है, वो RBI को नहीं देती। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी, ठीक है, लिक्विड रेशियो। ठीक है, ये हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो स्टैट्यूटरी जो लिक्विड रेशियो होता है वो एक तरीके का एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है, ये डिपॉजिट जो हम होता है, जो कि जो बैंक्स होते हैं वो खुद ही मेंटेन करते हैं, वो RBI को नहीं देते हैं। अब ये जो उनके पास ये डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपका जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कैश हो गया, एंड अदर जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सारी बैंक्स जो होती हैं वो अपने पास रखती हैं। ठीक, अब CRR क्या होता है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, ये क्या होता है कि ये एक तरीके का परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है। ठीक है, जो कि जो बैंक्स होते हैं ना वो अपने पास नहीं रखते, ये क्या कर देते हैं, ये RBI को दे देते हैं कि आप इसको रखिए। ठीक, तो ये एक परसेंटेज ऑफ क्या होता है, अमाउंट ही होता है, मनी होता है, जो कि जो बैंक्स होते हैं वो RBI को दे देते हैं कि आप अपने पास इसको रखिए। ठीक, तो बेसिकली रिडक्शन इनमें किया गया। अब कितने परसेंट का रिडक्शन किया गया, पहले जो SLR होते थे वो एक तरीके से देखने को मिलते थे हाई, मतलब उनका जो परसेंटेज था वो बहुत ही हाई था। तो पहले उनका 38% था। ठीक है, जो कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप इसको रिड्यूस करिए, और रिड्यूस करके कितना लाइए, इसको 25% इसको लाइए। ठीक, वहीं पे जो CRR था वो पहले कितना था, तो वो आपका 15% था। ठीक, परसेंट कितना, 15। अब उसको रिड्यूस करके उन्होंने बोला कि आप इसको कितना 3 से 5% तक ले आइए। ठीक, तो हमें एक तरीके से इनके रिडक्शन में देखने को मिला, जो कि कमिटी ने रिकमेंड किया था कि आप SLR एंड CRR में क्या करिए, रिडक्शन ले आइए। ठीक है, सो दैट कि जो बैंक्स वगैरह है वो प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन कर पाए। ठीक, दूसरे में आते हैं फेजिंग आउट ऑफ डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या होते थे, एक तरीके से जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने क्या किया था, ये एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, क्रेडिट प्रोग्राम्स टाइप का। ठीक है, जिसमें कि वो कंपेल करते थे बैंक्स को कि आप कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज जो है वो अलग से रखिए फॉर नीडी सेक्टर्स एट अ डिक्रीज रेट। तो बेसिकली वो बोलते थे कि सेट असाइड फंड्स, जो कि 40% जो फंड्स होते थे वो बोलते थे कि आप नीडी सेक्टर के लोगों के लिए रखिए, जिनको नीड होगा वो आएंगे और वो डिक्रीज रेट में इसको लेके जाएंगे। तो ये जो कमिटी थी इसको भी उन्होंने बोला कि इसको हटाओ बाहर, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 40% जब नीडी सेक्टर ही डिक्रीज रेट में लेके जाएगी तो भैया बैंक्स क्या क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने भी इसको बोला फेज आउट करने के लिए, बाहर निकालो। ठीक, थर्ड क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, तो जो मान लीजिए कि किसी ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक, अब वो लोन ले लिया ह्यूज अमाउंट में, पे ही नहीं किया, रीपे बैक किया ही नहीं। ठीक है, तो बैंक्स उसको कैसे रिकवर करेगी, तो कोई भी ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नहीं था या
कोई भी ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं था बैंकिंग में जिससे कि वो ये रिकवर कर पाए डेट्स वगैरह को, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर बैड जो एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये होते हैं जो कि बैंक्स को वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन रीपे बैक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में देख लीजिए हमारे जो नीरव मोदी है, जिनको कि अभी अभी न्यूज में भी आया होगा, आपने सुना होगा, एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला है, इंडिया में वापस लाइए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, है ना। तो इस वजह से क्या होते थे, या फिर हमारे जो उनका क्या नाम था, किंगफिशर के जो हेड थे, सीईओ थे, ठीक है, तो वो ये सारे जो लोग थे इन्होंने बैंक से बड़ा बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लिया था, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, लोन लेके रीपे बैक किया ही नहीं और भाग गए बाहर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह जो खोली। अब ये क्या होती है, बेसिकली ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि बैंक से जो उनके एनपीएज होते हैं या फिर बैड जो एसेट्स होते हैं वो बैंक से ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये बाद में उन पर्टिकुलर लोगों से वो क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि बैंक जो है वो अपने फंक्शन अच्छे से करे, प्रॉपरली करे, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ट्रांजैक्शंस वगैरह में या फिर जो भी है उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। तो इस वजह से इसका भी रिकमेंडेशन इन्होंने किया था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने बोला था कि ये सारे जो मैटर्स होंगे उनके लिए एआरसीज के ट्रिब्यूनल्स लाइए, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बोला था, ठीक। ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेसिकली उस समय में हम देखेंगे कि एक तरीके से बहुत ही अलार्मिंग था जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर जो बैड डेट्स वगैरह हो गए पब्लिक सेक्टर्स में, ठीक है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा उस समय अलार्मिंग थी। तो इस वजह से ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने के लिए नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया, ठीक है। अब आते हैं 4-tier hierarchy for the Indian banking system with 3 or 4 major public sectors banks at the top, ठीक है, 3 और 4 4-tier hierarchy एक तरीके से उन्होंने रिकमेंड किया, ठीक है, जिसमें कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम विथ 3 और 4 मेजर पब्लिक जो सेक्टर बैंक होंगे वो टॉप पे रहेंगे, एंड जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होंगे फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो बॉटम में रहेंगे, ठीक है। Establishment of ARCs to take over the proportion of bad जो डेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड डाउटफुल डेट्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया वही था कि ARCs वगैरह एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं उनको एस्टैब्लिश करिए सो दैट कि वो जो हो एनपीएस, बैड बैंक, बैड डेट्स, ये सारी जो चीजें उसको वो क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। पहले क्या होता था, जो आरबीआई होता था और फाइनेंशियल जो डिविजन्स होते थे, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता था, बैंक्स वगैरह जो रेगुलेट किए जाता है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा था कि बैंक्स को कौन रेगुलेट करेगा। उस समय आरबीआई और जो फाइनेंशियल डिवीजन ये दोनों एंटिटीज करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में इस कमेटी में ये रिकमेंड किया गया कि सिर्फ आरबीआई जो है वो ही बैंकिंग सेक्टर्स को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है, और कोई भी फाइनेंशियल डिवीजन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको क्या करेगा, वो रेगुलेट नहीं करेगा, सो दैट कि एक तरीके से एक ही जो एंटिटी है वो देखे प्रॉपरली उसके फंक्शनिंग को, क्योंकि दो अगर होंगे तो क्या होगा, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा केओस हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए इन्होंने ये उनको रिकमेंड किया, और ये सारी रिकमेंडेशंस जो हमें देखने को मिली ये हमारे जो नरसिम्हन कमेटी जो 1 था उसमें ये उन्होंने रिकमेंड किया था, सो दैट कि हम लोग हमारी जो बैंकिंग जो सेक्टर है, फाइनेंशियल जो सेक्टर है, ठीक है, उसमें ये जो क्राइसिस है, बैंक इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कम हो सके, ठीक है, और ये एक तरीके से हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सके ये सारी चीजें करके, ठीक है, जो फंक्शनिंग है बैंक की उसको सुधार सके, सो दैट कि हम एक तरीके से इस क्राइसिस से बच पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रिकमेंडेशंस थे नरसिम्हन कमेटी के, ठीक। तो यहाँ पे हमने नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन 1 के बारे में पढ़ लिया है, नरसिम्हन कमेटी जो हमारा 1 था उसके रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ लिया है। अब अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे नरसिम्हन कमेटी 2 के रिकमेंडेशंस में कि आखिरकार उसके बाद उन्होंने अपनी क्या जरूरत थी कि नरसिम्हन कमेटी जो हमारा
2 था उसको लाना पड़ा, ठीक है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स के लिए दिए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे डिस्कस। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या थी, कैसे हुई। और अगर आपको पसंद आया तो आप एक ज़रूर से ज़रूर लाइक हिट करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स को भी दे, सो दैट कि वो भी इसके बारे में जान पाए। नहीं भी अगर वो सब्जेक्ट वाइज अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कोई भी उनका एग्जाम्स अगर ना हो तो भी फॉर जनरल अवेयरनेस भी ये जो वीडियोस हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे आपको एक बेटर एज तो जरूर मिलेगा, ठीक। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी डिस्कशंस, ठीक है। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्कैनिंग लीगर करके है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं ऐसे शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस वगैरह मैं डालती रहती हूँ, वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो न्यूज़ वगैरह है वो भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।